व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शब्द शाब्दिक रूप से लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुखौटा। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। त्रिगुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। पहला तो है सात्विक। सात्विक में आएगा स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्य निष्ठता, अनासक्ति, विलग्नता, अनुशासन। राजसिक में आएगा तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, भौतिकवादी मानसिकता, असंतोष, दूसरों के प्रति असूया। और तामसिक में आएगा क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता का भाव। भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता ने लोगों को वात, पित्त, कफ इन तीनों वर्गों में 3 ह्यूमरल तत्वों, जिन्हें त्रिदोष कहते हैं, के आधार पर वर्गीकरण किया है। व्यक्तित्व वर्गीकरण। प्रारूप उपागम। हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेट्स द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह फ्लूडस व ह्यूमर पर आधारित है। यहाँ से इसमें हिपोक्रेट्स के अनुसार हमारे पास चिड़चिड़ापन इसके केस में आएगा। यहाँ से पहला है इसमें यहाँ से पीला पित्त। पीला पित्त यहाँ से है हमारे पास काला पित्त कफ, और ये है हमारे पास यहाँ से ये है हमारे पास रक्त। पीला पित्त में है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन और यहाँ से चिड़चिड़ापन, बेचैन स्वभाव, संवेगात्मक रूप से कमजोर परंतु शारीरिक रूप से शक्तिशाली, कोपशील। और रक्त में आएगा शारीरिक रूप से सबल और संवेगात्मक रूप से स्थिर, संतुलित, प्रसन्न, खुशमिजाज, उत्साही, आशावादी। काला पित्त में आएगा उदास, मंदित, निराशावादी, शक्तिहीन व दुखी, विवादी, संवेगात्मक व शारीरिक रूप से कमजोर। कफ में आएगा आनंद युक्त व सुस्त, शांत, निष्क्रिय, स्वभाव शून्य, विरक्त, संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु शारीरिक रूप से कमजोर प्रवृत्ति के आएंगे। शेल्डन का वर्गीकरण। एंडोमॉर्फिक या गोलाकृति, मोटे, गोलू मोलू, थुलथुल, शारीरिक मिलनसार, खानपान के शौकीन। एक्टोमॉर्फिक में आएगा लंबाकृतिक, पतले, लंबे, कमजोर, कलात्मक, कुशाग्र बुद्धि वाले। मीसोमॉर्फिक में आएगा आयताकृत, मजबूत, सुगठित शरीर, साहसी। क्रैशमर का वर्गीकरण। पिकनिक प्रकार का, छोटा कद, गोलाकार, भारी शरीर, सामाजिक, खानपान के शौकीन, खुशमिजाज, साइक्लोइड स्वभाव, उत्साह, विषादी संभावना। एस्थेनिक प्रकार में आएगा लंबा कद, दुबला पतला शरीर, सिजोइड स्वभाव, मनोविदालिता की संभावना। एथलेटिक में आएंगे सुडौल, विकसित, गठीला शरीर, समायोजित। और डाईप्लास्टिक में आएंगे उपयुक्त तीनों का मिश्रित रूप। युंग के अनुसार बहिर्मुखी, सामाजिक, मिलनसार, लोगों से प्रत्यक्ष मिलने वाले, भाव अभिव्यक्ति में कुशल। अंतर्मुखी में आएंगे एकांत चित्त, संकोची, शर्मीले, भाव अभिव्यक्ति की शून्यता। नोट, यहाँ से अभिव्यक्ति उभयमुखी, व्यक्तित्व बहिमुखी व अंतर्मुखी का मिश्रण होता है। फ्रीडमैन व रोजमैन का वर्गीकरण। टाइप ए अंतः उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी, काम के बोझ के लदे रहना, निश्चित व मंदगति, कार्य नहीं कर पाना। टाइप ए में आएंगे इनका उच्च रक्तचाप, हृदय रोग व कोलेस्ट्रॉल आदि होता है। टाइप बी में संवेगात्मक रूप से स्थिर, शांत चित्त, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने वाले, यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले होते हैं। टाइप सी में आएंगे मॉरिस ने सुझाया है सहयोगी, विनित, धैर्यवान, कैंसर के प्रति संवेदनशील होते हैं। और टाइप डी में आएंगे जॉन डी नेलॉट द्वारा सुझाया गया टाइप सी की विशेषताओं का अभाव होता है, अवसाद के प्रति प्रवणता होती है। स्पेंसर का वर्गीकरण। सैद्धांतिक, ज्ञान प्राप्ति में रुचि लेने वाले। आर्थिक में आएंगे धन जमा करने में रुचि लेने वाले। कलात्मक में आएंगे सौंदर्यात्मक पहलुओं में आनंद लेने वाले। सामाजिक में अन्य लोगों से संपर्क बढ़ाने वाले। राजनीतिक, सत्ता के लिए प्रयत्नशील। धार्मिक में आएंगे धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले। शेल्डन व क्रैशमर का वर्गीकरण शरीर की बनावट पर आधारित। युंग का मनोवैज्ञानिक गुणों का पर और स्पेंसर का सामाजिक कौशल पर आधारित है। कैनन ने भी एक वर्गीकरण दिया है, यह नाड़ी मंडल पर आधारित है। व्यक्तित्व वर्गीकरण। विशेषक उपागम। ऑलपोर्ट का वर्गीकरण। प्रधान विशेषक संख्या में कम है, ऐसे व्यक्ति के नाम से ऐसे जुड़े होते हैं कि उनकी पहचान ही व्यक्ति के नाम के साथ हो जाती है, जैसे गांधी, अहिंसावादी, गांधीवादी। ये प्रधान विशेषक हो गए। केंद्रीय विशेषक में सामान्यीकृत प्रवृत्तियां होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इन्हीं 10 गुणों के भीतर होता है, जैसे स्फूर्त, निष्कपट, मेहनती। गौण विशेषक सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं। इनके होने से व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मुझे आम पसंद है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, ये मोस्ट ऑफ सबको पसंद होता है। केटल का वर्गीकरण। 16 प्रमुख शील गुण आयामों का वर्णन किया है इन्होंने। मूल गुण है इसमें
मूल गुण है व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्व। भीतरी गुण व संख्या में कम होते हैं। सतही गुण दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। आइंजैक का वर्गीकरण अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता था। इसमें तंत्रिका तापिता बनाम सामवेगिक स्थिरता था। मनस्तापिता बनाम सामाजिकता था। मनोविश्लेषणवाद सिग्मंड फ्राइड का दिया हुआ। मनोविश्लेषणवाद सिग्मंड फ्राइड का दिया हुआ है। चेतना का स्तर है इसमें। चेतन वे भावनाएं जिनके प्रति लोग जागरूक होते हैं। पूर्व चेतन वे भावनाएं जिनके प्रति लोग तब जागरूक होते हैं जब उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और अचेतन ऐसी मानसिक क्रियाएं जो जिनके प्रति हम जागरूक ही नहीं होते। मानसिक मस्तिष्क का 1/10 भाग चेतन में होता है, 9/10 भाग अचेतन में होता है। मानव मस्तिष्क की तुलना में फ्राइड ने हिमखंड से की है। व्यक्तित्व की रचना इदम मूल प्रत्यात्मक ऊर्जा के स्रोत है। अचेतन मन की प्रतिनिधि है। सामाजिक नियमों की परवाह नहीं, सुक्षेपता सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कामेंद्र का केंद्र लिबिडो है। इदम की 2 चालक ऊर्जाएं हैं, इरोस जीवन प्रवृत्ति की और थानाटोस मृत्यु प्रवृत्ति की। अहम मन का चेतन तार्किक विवेकशील भाग वास्तविक सिद्धांत से संचालित एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसका अहम शक्तिशाली मजबूत होता है। परा अहम व्यक्तित्व के आदर्श व नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधि। मनोलैंगिक अवस्था है। मुख चूषण अवस्था ओरल स्टेज जो जन्म से 2 वर्ष तक है। गुदा में मुख मार्गीय अवस्था 2 से 4 वर्ष तक है। लिंग अवस्था 4 से 6 वर्ष तक। लड़कियां इलेक्ट्रा मनोग्रंथि जो पिता के प्रति प्रेम रखते हैं और लड़के ऑडिपस मनोग्रंथि जो माता के प्रति प्रेम रखते हैं। सुप्ता अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष तक। जनन अवस्था 11 वर्ष के आगे। व्यक्तित्व का मापन आत्म प्रतिवेदन तकनीक MMPI मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची 1940 में के दशक में हेथवे व मैकिनले नामक 2 वैज्ञानिकों ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में बनाया। 567 कथन है। इसमें 3 वैधानिक मापनीय है और 10 उपमापनीय है। मल्लिक व जोशी ने इसका भारतीय संस्करण जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व मापनी तैयार किया। 16 व्यक्तित्व कारक प्रणाली 16 PF केटल हाई स्कूल्स के व्यक्तियों पर प्रयोग किया है। आइंजैक व्यक्तित्व प्रणाली व्यक्तित्व की प्रश्नावली में 32 विशेषकों का प्रयोग है। अंतर्मुखता बहिर्मुखता सांवेगिक स्थिरता अस्थिरता मन स्थापिता सामाजिकता बेल समायोजन आविष्कारिकता हुत एम बेल समायोजन संबंधी कठिनाइयों का मापन। इसमें 2 कार्य है। विद्यार्थी व व्यावसायिक प्रक्षेपी तकनीक रोशा शाही धब्बा हरमन रोशा शाही दबा परीक्षण हरमन रोशा ने किया। 10 कार्डों का प्रयोग किया था। 5 काले व सफेद है, 2 लाल शाही युक्त, 3 रंगीन है। विषय आत्मबोध परीक्षण क्रिस्टीना डी मॉर्गन व हेनरी मुर्रे ने किया। कुल 31 कार्ड का प्रयोग, 30 कार्ड सचित्र व 1 कार्ड खाली है। परीक्षण 3 चरणों में होता है जिनमें 2 चरणों में 10-10 कार्ड दिखाए गए और तीसरे में साक्षात्कार है। 10 कार्ड पुरुषों के लिए और 10 महिलाओं के लिए। 10 समान है। TAT का भारतीय संस्करण उमा चौधरी ने तैयार किया। बालक आत्मबोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलक ने 3 से 10 बच्चों के लिए 10 समान कार्ड जिन पर जानवरों के चित्र है। रोजन विंग चित्रगत कुंठा अध्ययन 24 कार्टून कार्ड प्रयोग किए गए। भारतीय संस्करण उदय पारिक ने तैयार किया। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन व टेंडर ने तैयार किया। शब्द साहचर्य परीक्षण गोल्टन ने किया। व्यक्तित्व मापन व्यक्तन खेल विधि है। इसमें एक व्यवहारिक विधियां साक्षात्कार विधि स्थितिपरक विधि निर्धारण नाम निर्देशन प्रेक्षण केस स्टडी। मनोविज्ञान में अगर परिभाषाएं देखें एबिन हॉस की दी हुई मनोविज्ञान का अतीत लंबा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी गई है। ज्ञान मीमांसा शाखा है इसकी। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार व मानसिक दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम उपयोग जर्मन दार्शनिक रुडोल्फ गोल्विक द्वारा किया गया। 1590 ईस्वी में साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजिया से मानी जाती है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मार्को मारुलिक द्वारा किया गया। 1506 में साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई, साइके प्लस लोगोस। साइकोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। ग्रीक भाषा में साइकी का अर्थ कुंवारी या सुंदर कन्या से है जिसके तितली के समान सुंदर पंख है और लोगोस का अर्थ है मानव की नश्वरता से जोड़ा गया है। लैटिन भाषा में साइकी का अर्थ आत्मा से है और लोगोस का अर्थ विज्ञान से है अथवा किसी विषय वस्तु के व्यवस्थित अध्ययन से लगाया गया। इस प्रकार इसे प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान की उत्पत्ति व अवस्थाएं। प्रथम अवस्था आत्मा का विज्ञान लगभग 16वीं शताब्दी अरस्तु प्लेटो डेकार्टे का मत प्रमुख है। आत्मा के रंग रूप आकार को परिभाषित नहीं करने के कारण इस अस्वीकार कर दिया गया। द्वितीय अवस्था मन मस्तिष्क का विज्ञान लगभग 17वीं शताब्दी लेबनीज लॉ को पंपोलॉजी थॉमस रीड के मत प्रमुख है। इसमें मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। तृतीय अवस्था है चेतना का विज्ञान लगभग 18 से 19वीं शताब्दी वाइल्स जेम्स वुंट टिंचनर व जेम्स सल्ली का मत महत्व प्रमुख है। इस संदर्भ में विलियम जेम्स ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उल्लेख किया है।
चतुर्थ अवस्था है व्यवहार का विज्ञान। लगभग 20वीं शताब्दी से हेतु पहला प्रयास विलियम मैकडूगल ने किया। 1908 में मैकडूगल ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी था। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में माना कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह से समझने में सहायता प्रदान करता है। परिभाषाएं वुडवर्थ। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। वॉटसन मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। स्किनर मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों के प्राणियों की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं का व्यवहार का तात्पर्य प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियां, समायोजनाएं, क्रियाएं व अभिव्यक्तियां। बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। गैरिसन व अन्य मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मनोविज्ञान के संप्रदाय संरचनावाद प्रवर्तक है इसके विल्हेम वुंड और वेंटफोर्ड टिचनर। 1879 ईस्वी में लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। प्रकार्यवाद प्रवर्तक इसके विलियम जेम्स है। पुस्तक इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी। व्यवहारवाद प्रवर्तक इसके जेबी वॉटसन है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन है। गेस्टाल्टवाद प्रवर्तक इसके मैक्स वर्दीमर है। प्रयोजनावाद प्रवर्तक विलियम मैकडूगल है। मानवतावाद इसके प्रतिपादक कॉल रॉजर्स है। भारत के मनोविज्ञान का विकास भारतीय मनोवैज्ञानिक को आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विज्ञान 1915 में प्रारंभ हुआ, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग व 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया। प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की। बॉस फ्रायड ने मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे। शिक्षा मनोविज्ञान परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार के शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन कराता है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों खोजों का शिक्षा में प्रयोग करता है। स्टिफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन। पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का ही विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा है। यह शैक्षणिक समस्याओं का हल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व गतिविधियों के प्रयोग करके करता है। यह एक वस्तुनिष्ठ व प्रयोगात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है। इस विषय का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहार के अध्ययन और विश्लेषण करने में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान संकलित किए गए ज्ञान को सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नियामक व मानक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार पर अपने को केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षार्थी के लिए शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षार्थी केंद्र बिंदु है। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। सीखने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए नए संप्रत्यों को सीखते हैं। सीखने की परिस्थिति जिसमें प्रक्रिया संपन्न होती है। पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, कक्षा आदि तत्कालिक शैक्षणिक परिस्थिति निर्माण करते हैं। वहीं समुदाय, प्रबंधन तंत्र, प्रशासन आदि दूरस्थ परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। सीखने के कारण व्यक्ति जो कुछ ग्रहण करता है उसे शैक्षणिक उपलब्धि, परिणाम या उत्पाद कहते हैं। मानव मूल्यांकन संबंधी अध्ययन। शैक्षणिक उपलब्धि, विषय योग्यता का मापन, क्षमता, अभिरुचि, मनोवृत्ति का मापन, मूल्यांकन किया जाता है। निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य। निर्देशन के 3 स्तर है: व्यक्तिक, शैक्षणिक और व्यवसायिक निर्देशन। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के उपाय भी अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व प्रशिक्षण, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से अधिगम संबंधी बाधाएं हैं, जैसे डिस्लेक्सिया यह एक तरह के अधिगम निर्योग्यता है जिसके अंतर्गत बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। रीडिंग डिफिकल्टी डिस्लेक्सिया से संबंधित। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिफिकल्टी है। डिस्लेक्सिया रीडिंग डिफिकल्टी और डिस्ग्राफिया राइटिंग डिफिकल्टी है। जब बालक को लेखन संबंधी नियोग्यता होती है या जिससे उसे लिखने में कठिनाई होती है। डिस्कैल्कुलिया मैथमेटिकल या कैलकुलेशन डिफिकल्टी कहेंगे इसे। वह अधिगम निर्योग्यता जहां बालक को गणित को समझने में कठिनाई होती है। डिस्फ्रेकिया यह एक ऐसी निर्योग्यता है जहां बालक की मांसपेशियों के बीच में समन्वय का अभाव होता है। स्वलीनता
यह एक विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति के संप्रेषण कौशल पर असर डालते हैं कि व्यक्ति समाज में कैसे पेश आए। सामाजिक व्यवहार व संपर्क, यह व्यक्ति के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति। एनोरेक्सिया नर्सोवा खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति है। बुलिमिया, अनियंत्रित खाना खाने के पश्चात व्यक्ति इससे छुटकारा पाने के लिए स्वप्रेरित वमन करता है। डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र के 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से बालक आनुवंशिक दोष से ग्रसित होता है। इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। डेलीरियम टेमरेज, शराब छोड़ने की प्रक्रिया में व्यक्ति में उठती तलब। बिंजे ईटिंग, आवश्यकता से अधिक लगातार खाने की स्थिति। एफेजिया भाषा व वाचन संबंधी विकार है। यह मस्तिष्क के ब्रोका व रेनिक भाग से जुड़ा है। डिस्मॉर्फिया, जहां व्यक्ति अपने ही शरीर के किसी अंग को लेकर हीन भावना से ग्रसित हो। अटेंशन डिफिकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, अटेंशन डिफिकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यह बालकों में पाया जाने वाला ऐसा विकार है जिसके अंतर्गत वह किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उसके साथ अत्यधिक सक्रिय होता है।